नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैक्स ऑफ नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपनी सीरीज में एक और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ इस सीरीज में वापस आए हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी तो पता ही होगी कि हम लोग का जो CUET का जो एग्ज़ाम का जो सिटी है, सेंटर सिटी है, उसका आ गया है, नोटिस आ गई है और हो सकता है कि आप लोग देख भी चुके हों। तो आप लोगों के लिए अब ज़्यादा समय अब नहीं बचा है, मुश्किल से 3-4 दिन और बचा है आपकी प्रिपरेशन को। तो यहाँ आप एक तरह से कह सकते हैं आज हम लोग जोग्राफिकल थॉट की आखिरी क्लास देखेंगे, जिसमें हम लोग अमेरिकन जोग्राफर की चर्चा करेंगे। केवल 2 जोग्राफर की चर्चा करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी हैं, लेकिन मुमकिन नहीं है कि हम लोग सबका कवर कर पाएँ और इन लोगों का भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जैसा कि हमने कहा था कि लगभग 3-4 दिन में हम लोग जोग्राफिकल थॉट भी पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग को जोग्राफिकल थॉट का क्वेश्चंस भी देखना है, इसलिए आज केवल जोग्राफिकल थॉट की आप कह सकते हैं ये आखिरी क्लास है जिसमें हम लोग अमेरिकन जोग्राफर की चर्चा करेंगे। यहाँ पर मोस्टली 2 जोग्राफर जो हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिकन जोग्राफर में, जिसमें सबसे पहले आते हैं विलियम मॉरिस डेविस आते हैं और सेकेंड आते हैं कुमारी एलन सैम्पल या सैम्पल भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आप लोगों के एक कमेंट्स है, थोड़ा पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। देखिए, कुछ लोगों के तो माइनस मार्किंग पे बार बार कमेंट आ रहे हैं, तो उसको मैंने बता रहा हूँ कि आज एक वीडियो आएगी जिसमें आप सभी लोगों के कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। एक कमेंट आया, हालांकि मैं ये बात आप लोगों से पहले बताने वाला था लेकिन मैं भूल जाता था क्लास में आप लोगों को बताना। वो ये कि कमेंट्स आया JRF एस्पिरेंट्स की तरफ से, सर नेट JRF की भी क्लास प्रोवाइड होगी क्या इस चैनल पर आफ्टर CUET? देखिए, CUET आप लोगों को ये कहिए कि आप लोगों का अभी क्या चल रहा है, CUET का प्रिपरेशन चल रहा है, जो कि ज्योग्राफी खास करके। तो ज्योग्राफी आपको ये बता दूं कि इतना तो अब पता चल गया कि आप लोग आगे MA में ज्योग्राफी लेंगे। बहुत लोग आप लोगों में से होगा कि ज्योग्राफी के फील्ड में और आगे बढ़ें, आप कह सकते हैं नेट JRF में भी आप लोग ज्योग्राफी ले। तो यहाँ आपको ये बता दूं, आप लोग अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो ये चैनल आपको हमेशा मदद पहुँचाता रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कैसे आप ज्योग्राफी में और अच्छी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं अच्छी तरह से। मेन खास बात यह है कि यहाँ सिंपल लैंग्वेज आप लोग जान चुके हैं कि सिंपल लैंग्वेज का यूज किया जाएगा। तो आप अगर ज्योग्राफी में चाहे किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी ज्योग्राफी के लिए आपका मददगार रहेगा चैनल। इसके अलावा यहाँ पर मैं इकोनॉमिक्स की भी क्लास लेता हूँ, जनरल GS की, GK की, इन सब की भी क्लास लेता हूँ। डिफेंस की वीडियो टॉपिक की चर्चा होती हैं, लेकिन मैं सबसे पहले प्रेफरेंस देता हूँ ज्योग्राफी को। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान मान के चलिएगा, इस चैनल पर आप चाहे आगे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, आपको ज्योग्राफी के लिए ये हमेशा आपको मदद करता रहेगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं हम लोग अपना आज की टॉपिक, अमेरिकन ज्योग्राफर। इसके अलावा आप बाकी लोगों का जो कमेंट्स मैंने जैसा बताया था, आगे की जो 1-2 दिन में वो वीडियो आएगी उसमें सभी के कमेंट की चर्चा की जाएगी। तो इसलिए आप लोग चाहें तो कमेंट अभी कर लीजिएगा, तो क्योंकि नए कमेंट्स की ही चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दूं, अमेरिकन ज्योग्राफर की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं विलियम मॉरिस डेविस और एलन चर्चिल सैम्पल। इसके पहले हम लोग ब्रिटिश, इन लोगों के अरब, यूरोप, यूनानी, ये सब की चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए थोड़ा अमेरिकन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अमेरिकन में क्या हुआ कि अमेरिका में जो जैसे हर जगह विकास किया गया यूरोप में भूगोल का, उसी तरह यहाँ पर भी क्या किया गया, बाद में धीरे धीरे विकास हुआ। कहीं पहले एक जगह इसका डिपार्टमेंट बनाया गया, फिर कहीं दूसरे जगह, फिर धीरे धीरे करके पूरे कई जगह क्या किया गया, वहाँ पर ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट बनाया गया और ज्योग्राफी का अध्ययन शुरू हो गया। सबसे पहले यहाँ पे ज्योग्राफर जो आते हैं उनका नाम है ग्यूट, अर्नाल्ड ग्यूट। आप कह सकते हैं 1903 में शिकागो में क्या हुआ था, शिकागो विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जो थे सैलिसबरी जो थे, उनकी अध्यक्षता में वहाँ पे शिकागो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। विद्यालय में वहाँ क्या हुआ था, स्वतंत्र जो ज्योग्राफी का प्रथम आप कह सकते एक तरह से पहला विभाग यहाँ पर अमेरिका में क्या हुआ था, स्थापित किया गया था। तो 1903 में ये किया गया था। धीरे धीरे करके कई कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इसका अलग से ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट स्थापित किया जाने लगा। तो सबसे पहले ज्योग्राफर जो आते हैं, आपका नाम मैं केवल बता रहा हूँ क्योंकि हालांकि ये लोग पहले नहीं है, इनसे पहले भी थे कुछ ज्योग्राफर, मैं नाम बता दे रहा हूँ। डिटेल में हम लोग केवल यही 2 लोगों को जानेंगे। तो नाम सुन लीजिए, क्या है, अर्नाल्ड ग्यूट हैं, और उसके बाद आ जाते हैं आपके RD सैलिसबरी हैं, उसके बाद जाके आते हैं आपके विलियम मॉरिस डेविस, और उसके बाद जेफरसन। इसी तरह कई हैं, मेन हम लोग इन्हीं 2 लोगों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी यहाँ अमेरिका की। देखिए क्या बात कही गई है, विलियम मॉरिस डेविस की शुरुआत करते हैं। विलियम मॉरिस डेविस का जन्म कब हुआ है, इनको देख लेते हैं।
में इनका जन्म हुआ, 1934 में इनकी मृत्यु हो गई है। इनके एक सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत था, आप कह सकते हैं इनका एक कॉन्सेप्ट था या थ्योरी थी, वो क्या है? साइकिल ऑफ इरोजन थ्योरी। साइकिल ऑफ इरोजन थ्योरी जिसे बोला जाता है अपरदन चक्र सिद्धांत। साइकिल ऑफ इरोजन थ्योरी क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी जानेंगे। तो ये बता दूं आपको, साइकिल ऑफ इरोजन थ्योरी किसके द्वारा है? विलियम मॉरिस डेविस के द्वारा, जिसके द्वारा आप लोग देखते होंगे इससे क्वेश्चन भी पूछता है, और यही बात इनकी और खास और फेमस बना देती है विलियम मॉरिस डेविस को। क्या बताती है? 1882 में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इन्हें एक मोंटाना राज्य है, वहाँ पर इन्हें सर्वेक्षण कार्यों के लिए कोयले की खदान में भेजा गया, और वहाँ पर इन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य के बाद उन्होंने कुछ अध्ययन जो किया, उसके बाद इन्होंने कुछ प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन सा? साइकिल ऑफ इरोजन थ्योरी, अपरदन चक्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। और ये जो सिद्धांत है आगे बाद में मतलब जाके हुआ, अब ये सर्वेक्षण करने 1882 में गए थे, बाद में ये सिद्धांत इन्होंने लाया, साइकिल ऑफ इरोजन थ्योरी, अपरदन चक्र सिद्धांत। अब इस अपरदन चक्र सिद्धांत को थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है ये अपरदन चक्र सिद्धांत? इसमें आप कह सकते हैं ये जो थे डेविस, डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से बड़ा प्रभावित थे। इनका मानना था, इनके विचार को मानने के बाद इन्हें ये विश्वास हो गया था कि जितनी भी दुनिया में जड़ और चेतन चीज़ें सभी क्या हैं? विकासशील हैं, सभी परिवर्तनशील हैं, एक तरह से समझिए। तो ये क्या थे? डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे, और उसी के बेस पे इन्होंने अपना ये साइकिल ऑफ इरोजन थ्योरी भी प्रतिपादित किया, प्रस्तुत किया। 1882 में ध्यान दीजिएगा, ये गए थे सर्वेक्षण करने, उसके बाद जाकर ये तब ये थ्योरी आई थी। इस थ्योरी की बात करते हैं। इस थ्योरी में क्या कहा गया? इन्होंने एक वर्ड का यूज किया। क्या यूज किया? जो कि जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, मैंने लिखा है जियोमॉर्फिक सर्कल, यानी कि भू आकृति चक्र। भू आकृति चक्र को आप एक तरह से ये समझिए, एक समय बताया इन्होंने, ये एक समय को बता दिया कि क्या है? भू आकृति चक्र, जियोमॉर्फिक सर्कल, यानी कालावधि है या विकास की एक श्रृंखला है, जिसमें कोई नवीन उत्थित भूपृष्ठ क्या होता है? अपरदन द्वारा युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्वाण अवस्था से होकर गुजरता है, और उसके बाद जाकर एक समतल मैदान या आप कह सकते हैं पेनीप्लेन का रूप ले लेता है। अब वो जब उस समतल मैदान या मैदान ही आप कहिए या पेनीप्लेन का जब वो रूप ले लेता है, तो उसकी भी संरचना बात होगी कि उसकी संरचना कैसी है। अब मैदान की भी तो संरचना होती है, कैसा मैदान है। तो ये कहा इन्होंने, अपरदन जो किया जाता है, जो अपरदन द्वारा इस तीनों अवस्थाओं से होकर गुजर रहा है, वो भूपृष्ठ जो है, वो कौन अपर्दन कर रहा है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसके मैदान की संरचना कैसी बनेगी। यानी कि अपर्दन के जो कारक हैं, जो इरोजन कौन कर रहा है, और आपको पता है इरोजन कौन कौन करता है, या तो प्रवाहित जल करेगा, या भूमिगत जल करेगा, या पवनें करेंगी, या हिमानी करेंगी। ये सब क्या हैं? कारक हैं अपर्दन करने के। तो यहाँ पर जो भूपृष्ठ है अपर्दन द्वारा, तो पहले तो वो 3 अवस्थाओं से होकर गुजरेगा, उसके बाद वो मैदान हो जाएगा और मैदान बनेगा। अब ये फिर उसका संरचना मैदान की जानना होगा, तो कैसे, किस पर निर्भर करता है कि कौन इरोजन कर रहा है। इरोजन के दौरान जो इस अवस्था से होकर गुजरा, इरोजन कौन किया? पवन किया है कि प्रवाहित जल किया है कि भूमिगत जल किया है कि हिमानी द्वारा हुआ है। तो ये बात इन्होंने अपने अपर्दन चक्र सिद्धांत में बोली। बाद में इन्होंने एक ऐसी बात बोल दी जिसका आगे जाकर विरोध किया गया, यानी कि आलोचनाएं किया गया। क्या बोला इन्होंने? ये बोला कि जो ये अवस्थाएं हैं, यानी कि प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर जीर्वाण अवस्था, यानी कि वो जो भूपृष्ठ की बात कर रहे हैं इन्होंने, उत्थित भूपृष्ठ की बात कर रहे हैं, वो जब युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्वाण अवस्था से होकर गुजरेगा, तो उसके बाद जाकर उसमें क्या होगा? अपर्दन कार्य प्रारंभ होगा। ठीक है, क्या होता है उसके बाद? क्या होता है? अपर्दन की प्रक्रिया शुरू होती है। ये कौन बोला? डेविस बोल दिए। इसी बात पर आगे चलकर जो डब्ल्यू पेंक महोदय हैं गुस्सा हो गए, यानी कि आलोचनाएं की है। क्या आलोचना किए? इन्होंने कहा 3 अवस्था बताई, अपर्दन की 3 अवस्था बताई इन्होंने। क्या बताया? पहला बाल्यावस्था बताया, दूसरा युवा अवस्था और तीसरा जीर्वाण अवस्था। यानी कि जो भूपृष्ठ है वो अपर्दन की 3 अवस्थाओं से होकर गुजरेगा। यहाँ 3 अवस्थाओं का कहने का मतलब आप समझिए कि यानी कि इन्होंने तो बोला था 3 अवस्थाओं से होकर वो भूपृष्ठ गुजर रहा है,
इन्होंने क्या बोला कि अपर्दन की 3 अवस्थाओं से होकर गुजरा है, यानी कि ये जो तीनों अवस्थाएं हैं इस दौरान भी अपर्दन वहां जारी रहेगा, इरोजन वहां जारी रहेगा। जैसा कि इन्होंने कहा था कि ये तीनों अवस्थाएं के बाद जाकर, यानी कि जो भूपृष्ठ का जो उत्थान है, डेविस ने क्या बोला कि जो भूपृष्ठ का जो उत्थान हो रहा है उसके बाद जब उत्थान समाप्त हो जाएगा उसके बाद अपर्दन क्रिया प्रारंभ होगी, इरोजन की प्रक्रिया उत्थान के बाद प्रारंभ होगी। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि नहीं, ये जो तीनों अवस्थाओं से जब वो गुजर रहा है तब पर भी क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, अपर्दन होगा, जिसके वजह से अपर्दन इरोजन का समय बढ़ता जाता है, अपर्दन की अवधि बढ़ती है, अपर्दन की अवधि बढ़ रही है। इन्होंने कहा ये तीनों अवस्थाओं के दौरान अपर्दन होता है उस भूपृष्ठ पे, और इन्होंने कहा कि वो क्या हो रहा है, अपर्दन द्वारा ये 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। और साथ में बाद में ये बोल दिया कि ये जो अपर्दन की प्रक्रिया है जब भूपृष्ठ का उत्थान पूरा हो जाता है उसके बाद होता है। तो ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक बार ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। डेविस ने क्या बोला कि जो उत्थित भूपृष्ठ है अपर्दन द्वारा वो 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, उसके बाद वो मैदान बन जाता है, पेनीप्लेन बन जाता है। बाद में इन्होंने कहा कि जो अपर्दन की प्रक्रिया है उस भूपृष्ठ के उत्थान के बाद ही शुरू होती है, उसके बाद शुरू होगी। लेकिन जो डब्ल्यू पेंक आते हैं, इन्होंने कहा नहीं, अपर्दन की 3 अवस्थाओं की बात की, बाल्यावस्था, युवावस्था और जीर्वाण अवस्था, कहा कि इस दौरान भी अपर्दन होता रहता है। तो ये है क्या, अपर्दन चक्र सिद्धांत, सर्कल ऑफ इरोजन थ्योरी डेविस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे एक बार आप लोग खुद पढ़िएगा क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन वाली टॉपिक है, अच्छे से एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग क्या, एलन चर्चिल सैंपल पर। एलन चर्चिल सैंपल की अगर चर्चा करें, ये बहुत फेमस अमेरिकन ज्योग्राफर थी। ये रेटजल जो थे उनकी शिष्या थी। रेटजल कौन थे, मानव भूगोल के संस्थापक। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। तो रेटजल कौन थे, मानव भूगोल के संस्थापक कहा जाता है रेटजल को। और उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी, आप लोग सोचिए, एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी उनकी क्या है, फेमस बुक है, रचना है। तो एलन चर्चिल सैंपल जो थी इनकी फेमस शिष्या थी, आप कह सकते हैं, और इनकी कई रचनाओं का उन्होंने अध्ययन भी किया। इनकी रचनाओं की अगर चर्चा करें, इनके सबसे पहले जन्म कब हुआ, 1863 में, और 1932 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रसिद्ध रचना पहली एक है जो कि अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन। क्या बोला, अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन, जो कि 1903 में इसका प्रकाशन हुआ था। अब इसमें क्या इन्होंने कहा था, इसमें किस चीज़ की बात कही गई है, इसमें अमेरिका के इतिहास में भौगोलिक चिंतन का, जो आप कह सकते हैं इतिहास, अमेरिका में भौगोलिक चिंतन का इतिहास की चर्चा यहाँ की गई है। किसमें, अमेरिकन हिस्ट्री एंड कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन 1903 में ये प्रकाशित हुई थी। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट आती है इनकी फेमस जो रचना है, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। 1911 में प्रकाशित हुई थी। इसमें जब 1882 में क्या हुआ था, रेटजल की जो एंथ्रोपोजियोग्राफी आई थी वो दो खंडों में प्रकाशित हुई थी, एक तो 1882 में, एक 91 में। तो इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट जो कि 1911 में आई थी, और 1882 में जो एंथ्रोपोजियोग्राफी का पहला खंड आया था उससे मिलता जुलता यहाँ पर चर्चा किया गया है। या आप एक तरह से ये कह सकते हैं, रेटजल द्वारा एंथ्रोपोजियोग्राफी के प्रथम खंड में जो बात बोली गई है उसे अपने तरीके से सैंपल ने और इजी लैंग्वेज में और अट्रैक्टिव लैंग्वेज में इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है, उन सब बातों को रखा है, कुछ अपने विचारों को भी रखा है। किसमें, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट 1911 में आई थी, जो कि कुमारी एलन सैंपल या आप कह सकते हैं एलन चर्चिल सैंपल की प्रसिद्ध रचना है। थर्ड आती है इनकी फेमस है ज्योग्राफी ऑफ मेडिटेरियन रीजन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज्योग्राफी ऑफ मेडिटेरियन रीजन, इट्स रिलेशन टू एंशिएंट हिस्ट्री 1931 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जब इसका प्रकाशन हुआ, इनकी मृत्यु के कुछ महीने पहले ही इसका प्रकाशन हुआ था 1931 में, और आप देखते हैं 1932 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो लास्ट आप कह सकते हैं एक तरह से कि इनकी मृत्यु के कुछ महीने पहले इनका ज्योग्राफी ऑफ मेडिटेरियन रीजन, इट्स रिलेशन एंड एंशिएंट हिस्ट्री 1931 में कुमारी एलन सैंपल की ये रचना प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ आप देखें डेविस का, और यहाँ हम लोग बात किए कुमारी एलन सैंपल का।
इसके अलावा भी कई जोग्राफर हैं, तो एक बार मैं क्रम में नाम बताता हूँ, ठीक है। आप उन्हें चाहे तो नोट कर लीजिएगा, एक बार आप हो सके तो पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि हम लोग सभी लोगों की चर्चा नहीं कर पाएंगे। क्या है? पहला अर्नाल्ड ग्योट हैं, सैलिसबरी हैं, फिर विलियम मॉरिस डेविस आते हैं, फिर मार्क जेफरसन आते हैं, एलन चर्चिल सैम्पुल आती हैं, फिर एल्बर्ट हटिंगटन आते हैं, ग्रिफिथ टेलर आते हैं, ईसा बोमेन, कार्ल सावर, रिचर्ड हर्टसोन। ये क्या हैं? अमेरिका के फेमस जोग्राफर हैं इन लोग। हालांकि हम लोग केवल 2 ही लोगों की चर्चा यहाँ कर पाए हैं। तो आपको बता दूं कि जैसा कि अब हम लोग का ये क्या था, ज्योग्राफिकल थॉट की आज ये आखिरी क्लास है। हो सकता है कि अगर मुझे ऐसा कुछ लगता है कि ये टॉपिक भी आपको बता देनी चाहिए यहाँ के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से, अगली वीडियो के द्वारा, तो उसे बताया जाएगा। लेकिन अब कोशिश रहेगी, आप ये मान के चलिए नेक्स्ट क्लास से हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट के क्वेश्चन को फेस करेंगे, जिससे कि हो सकता है कि आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ये एक साथ कर चुके होंगे पहले भी, लेकिन मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा हिंट दे दूं कि क्या आ सकता है। ये तो नहीं पता कि वही आएगा या उस तरह से आएगा, लेकिन आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि ज्योग्राफिकल थॉट से पीछे के एग्जाम्स में जो कंडक्ट कराया गया है वो कौन सी एग्जाम ज्योग्राफी से रिलेटेड ज्योग्राफिकल थॉट, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ आपको बता दूं कि अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एक अगली क्लास में उसमें पूरा क्लियर किया जाएगा। और एक चीज़ बात, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना एग्ज़ाम सिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। कई लोग, शायद आ गया है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे, या आप उसे वहाँ से जाकर अपना एग्ज़ाम का जो सेंटर सिटी है, सेंटर का जो सिटी है वहाँ पर जाकर आप उसे चेक कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड भी 1-2 दिन में आ ही जाएगा। और जैसा कि अब 1 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 2 सितंबर को ज्योग्राफी शायद है, आप लोगों का देख लीजिएगा। एडमिट कार्ड में आप लोगों का क्लियरली दिया होगा कब कब है, किसका कहाँ है, तो क्लियर माइंड से दीजिएगा एग्ज़ाम। ज्योग्राफिकल थॉट आई होप, और जो टॉपिक छूट गई हैं तो आप कोशिश कीजिएगा उसे भी आप एक बार पढ़ लें। सारी टॉपिक तो हम लोग कवर नहीं कर पाए हैं, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी। कहाँ देखिए, एक किसी का कमेंट आ रहा था बार बार कि हम लोग कितनी टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, यानी कि कितने कवर कर चुके हैं हम लोग। तो आपको बता दूं कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही डिस्कस किए हैं, सारी टॉपिक डिस्कस नहीं कर पाए हैं, चाहे वो ज्योग्राफिकल जियोमॉर्फोलॉजी हो, ओशिनोग्राफी हो, और बाकी जो हम लोग पढ़े, जैसे कुछ 1-2 पॉइंट टॉपिक हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी पढ़े हैं, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी से 1-2 टॉपिक पढ़े हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी से भी हम लोग पढ़ लिए हैं कुछ, और क्वेश्चंस भी इंडियन ज्योग्राफी से हम लोग कई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और ज्योग्राफिकल थॉट इस समय आप देखे ही है। तो इस तरह से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही डिस्कस कर पाए हैं। अगर शायद पहले और क्लास शुरू होती तो हो सकता था कि हम लोग क्या और टॉपिक कवर होती। और कई लोगों का ये कमेंट्स आ रहा था कि जर्नल अवेयरनेस का सर, करेंट्स अफेयर का, इन सब की क्लास। तो आपको बता दूं कि देखिए, अगर मुझे और टाइम मिला होता तो मैं तो ये सोच रहा था कि आप लोगों के ज्योग्राफी का ही और टॉपिक कवर कर सकूं, लेकिन नहीं हो सका। फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हुई है और अच्छी हुई है। आप लोग भी अपने तरफ से जुड़े थे, यहाँ से भी आप मदद ले रहे थे, वो आप चाहे जहाँ से पढ़ रहे हों, अच्छी जगह से, बस उम्मीद है कि आप अच्छी जगह से पढ़ रहे हों, अच्छी जानकारी हासिल कर रहे हों, यहाँ से भी आप मदद ले रहे हों। आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, या आप एक तरह से कहिए कि और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, ज्योग्राफिकल थॉट के बेहतरीन मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।